के मध्य भारत विधानसभा चुनाव में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री बाबू तखतमल जैन जी को बासोदा विधानसभा सीट से हराकर एक तहलका मचा दिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ वह विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने। उसके बाद वह भारतीय जनसंघ की ओर से राज्यसभा के सांसद रहे। मैं बात कर रहा हूं एक जननेता, एक इतिहासकार, एक आंदोलनकारी और एक ऐसे लेखक की जिन्होंने 20 से ज्यादा किताबें लिखी, जिसमें विदिशा का प्राचीन गौरव वर्णित है। मैं बात कर रहा हूं स्वर्गीय श्री निरंजन वर्मा जी, जिन्होंने अपनी सोच, अपनी लेखन और अपने साहस से बीजा मंडल अर्थात विजय मंदिर की पहचान को पूरे दुनिया के सामने रखा। आज उसी विरासत की मशाल को थामा है उनके पोते डॉक्टर शुभम वर्मा जी, जो कभी आईटी इंजीनियर थे, उसके बाद दिल्ली में पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर में नीति निर्माण से जुड़े और आज विदिशा लौटकर समाज सेवा और बीजा मंडल के आंदोलन को एक नई दिशा दे रहे हैं। तो मैं दीपक रघुवंशी कैमरामैन अभय जैन के साथ स्वागत करता हूं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर शुभम वर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं आपके दादाजी से। जी। तो आपके दादाजी एक इतिहासकार थे, एक अच्छे राजनेता थे, एक जननेता थे। तो किस तरह की यादें हैं आपकी उनसे? आपने सही कहा कि उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे जब उस समय देखा करते थे, बहुत लोग उनसे मिलने आते थे। उनने बहुत पुस्तकें लिखी हैं, वो पुस्तकें हमने पढ़ी भी हैं। तो वही सारी यादें हैं कि मतलब धर्म के प्रति बहुत निष्ठावान थे। सुबह 4-5 बजे से उठकर यज्ञ करते थे और हमेशा मतलब भारत की संस्कृति, भारत के कल्चर के विषय में पढ़ना, लिखना, बोलना, वो सारा उनका चलता था। उनके योगदान को आप किस तरीके से देखते हैं, चाहे वो राजनीति में रहे, इतिहास में हो या उनके लेखन में या समाज के लिए? योगदान बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये जो विदिशा सीट है, आप कहेंगे सिटिंग मुख्यमंत्री को चुनाव हरा देना, मतलब उस समय हरा देना जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं और एक तरफा कांग्रेस पूरे देश में है। उस समय सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो हैं वो मध्य प्रदेश के, मध्य भारत हुआ करता था, उनको मतलब साधारण विधायक को हरा देना तो साधारण बात है, लेकिन मुख्यमंत्री को चुनाव हरा देना और हिंदू महासभा जनसंघ के उससे, तो बड़ी बात थी। तो वो मतलब व्यक्तित्व वैसा रहा होगा। तो उन्होंने पहले जो है वहाँ से जब उत्तर प्रदेश में वो पढ़ाई कर रहे थे लॉ की, तो उसी समय वो हिंदू महासभा और इन सब चीज़ों से जुड़े थे। और वहीं पर वो योगी आदित्यनाथ जी के जो गुरु थे महंत अवैधनाथ जी, उनसे भी जुड़ गए थे। तो वो सारे हिंदू महासभा को वो लोग वहाँ से संचालित करते थे। तो वही काम को उन्होंने यहाँ पर आकर भी प्रारंभ किया मध्य भारत में, और यहाँ पर बहुत सारे इतिहास को उन्होंने पढ़ा, जाना। और आज भी जब मैं विदिशा के इतिहास के बारे में जानना चाहता हूँ तो उनकी जो पुस्तकें हैं, दशायन दर्शन इत्यादि काफ़ी किताबें हैं, बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही मतलब रेफरेंसिंग के साथ उन्होंने लिखा है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान है उनके। यदि आप संसद के प्रश्न भी देखोगे जो वो पूछते थे, तो वो विजय मंदिर के मूर्तियों के बारे में, आर्कियोलॉजी के बारे में, तो वो विश्व भर के लेखकों को पढ़ते थे, आर्कियोलॉजी को पढ़ते थे और रेफरेंस के साथ चीज़ों को निकाल कर लाते थे। तो ये विजय मंदिर के बारे में वो तब से बातें कर रहे थे जब वो दीवार बाढ़ में नहीं ढही थी। तो मतलब उस समय तो लोग मानते ही नहीं थे कि ये मंदिर, उस समय से इन लोगों को मालूम था, क्योंकि इनने वो पुराने दस्तावेज पढ़े हुए थे और ये लोग आंदोलन करते चले आ रहे थे अपने साथियों के साथ। फिर बाद में जब दीवार गई तो सारे देश ने, एएसआई ने, सबने फिर बाद में माना कि नहीं ये मंदिर है। तो बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है, ना सिर्फ राजनेता के तौर पर बल्कि एक समाज सेवी के तौर पर भी और एक इतिहासकार के तौर पर। जी। तो आप जैसे बचपन में अपने दादाजी के साथ जो हमारा बीजा मंडल है, विजय मंदिर, वहाँ आया करते थे क्या? उनके साथ तो एक बार ही जब पूरा फैमिली वगैरह आई है तभी आया हूँ। बाकी ताऊ जी वगैरह के साथ, फादर के साथ, सभी लोगों के साथ आया हूँ। और वो लोग जब भी हमारे परिवार का कोई भी जाता था तो सबको मतलब
उसका इतिहास पता था, तो सबको एक दुख होता था कि इस्लामिक हमलावरों ने जब हमला करके हमारे विदिशा का गौरव जो है वो मिटा दिया और आज भी वो ऐसी शीर्ण हालत में है। तो सबके मन में एक भाव बचपन से था कि इसको बनाया जाए। तब हम छोटे थे तो बहुत ज़्यादा समझ में उस समय नहीं आता था, लेकिन बड़े होते गए तो रियलाइज़ होता है कि वो कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो वो हमें बचपन में एक संस्कार डाल रही थी। जी। आप आईटी इंजीनियर थे, जी। उसके बाद का सफ़र हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद आप आईटी इंडस्ट्री में गए, जी। तो उसके बाद का सफ़र कैसे रहा? मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और मैं बचपन से ही बायोग्राफीज पढ़ता रहता था, सारे मतलब महान लीडर्स की, क्रांतिकारियों की, सबकी, स्वामी विवेकानंद को पढ़ता था। तो एक इंटरेस्ट था कि समाज के लिए कुछ करूं। तो जब मैं पुणे में विप्रो में जॉब कर रहा था तो उस समय मैं राजीव दीक्षित जी को सुनता था। उस समय ये भारत स्वाभिमान के अंदर राजीव भाई बोलते थे, वो सब चीज़ें थी, तो उनसे एक जुड़ाव सा हो गया था। तो बाद में मुझे लगा कि मुझे कुछ देश के लिए करना चाहिए, तो मैं वहाँ से छोड़कर उनसे जुड़ गया। तो कंटिन्यू उनके भाषण वगैरह सुनना, भारत स्वाभिमान से जुड़ना, विदिशा के अंदर भारत स्वाभिमान का जिलाध्यक्ष भी उस समय रहा। तो मैं जॉब करते करते शुरुआत में तो वैसे जुड़ा, केंद्रीय विद्यालय में 1 साल पढ़ाया, 1.5 साल में माइक्रोसॉफ्ट एडुकॉम का ट्रेनर रहा। तो ये सारी चीज़ें मैं करता रहा। तो उसके बाद क्या है कि राजीव भाई से इतना जुड़ाव हो गया कि सब छोड़कर मैं उनके लिए, स्वदेशी के लिए काम करने लगा, भारत में घूमने लगा, स्वदेशी का प्रचार करना और किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मोटिवेट करना। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 2010 में राजीव भाई की डेथ हो गई। तो हम लोगों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो बताते थे कि कैसे मैकॉले ने देश को लूटा। वो सिर्फ स्वदेशी में सिर्फ कपड़ों की, प्रोडक्ट्स की बात नहीं करते थे, वो कहते थे शिक्षा पद्धति भी स्वदेशी हो, कानून व्यवस्था भी स्वदेशी हो। तो वो सारी चीज़ें जो थी, वो हमें लगता था कि ये व्यक्ति कुछ बदलाव करेगा, लेकिन डेथ के बाद एकदम से सब ब्लैंक हो गया। तो कुछ दिन मैं जाकर सेवाग्राम वर्धा में रहा, जहाँ पर उनके छोटे भाई थे, उनके माता पिता थे। तो वहाँ हमने स्वदेशी मेला भी आयोजित किया, किसानों की समस्याएं समझी। वहीं पवनार आश्रम था, वहाँ विनोबा भावे का, वहीं निवेदिता निलयम आश्रम था, उसमें रहा। वहाँ किसान बीटी कॉटन के लिए, मतलब बीटी कॉटन यूज़ करने के कारण किसानों की आत्महत्या हो रही थी, तो वहाँ पर किसानों के आंदोलन को भी समझा कि कैसे क्या करते हैं। संघ से भी एक बचपन से जो है वो जुड़ाव था, तो संघ के लोगों से भी मिला, विवेकानंद केंद्र से भी जुड़ा। तो वर्धा में काफ़ी दिन रहा। वहाँ पर फिर निरंजन वर्मा, एक और निरंजन वर्मा जी हैं जो तमिलनाडु में हैं, वो राजीव दीक्षित जी के दोस्त हैं। तो वो पंचगव्य चिकित्सा और नाड़ी विज्ञान में काम करते थे। तो हमने राजीव भाई के लेक्चर्स में उनका नाम कई बार सुना था। तो वो वहाँ पर हमें मिले, तो उन्होंने कहा मेरे साथ तमिलनाडु चलो। तो वहाँ से मैं वर्धा सेवाग्राम से तमिलनाडु चला गया। तो फिर तमिलनाडु में जाने के बाद वहाँ पर मैंने पंचगव्य चिकित्सा सीखी, नाड़ी विज्ञान सीखा, गौ के पंचगव्य से कैसे दवाइयाँ बनती हैं, आयुर्वेद में कैसे दवाइयों से इलाज होता है, वो सारी चीज़ें सीखी। फिर वही एक प्रेशर आया कि जॉब करो, तो फिर वहाँ से पलट कर वापस आया। फिर पलट कर वापस आने के बाद मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया नानाजी देशमुख चित्रकूट यूनिवर्सिटी से। उसके बाद राजीव जी की चूंकि डेथ हो गई थी, तो हमें उनके विचार को आगे बढ़ाना था। तो मैंने स्वदेशी युवा स्वाभिमान की स्थापना की, एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन था। ये आपने विदिशा में? विदिशा में की, विदिशा में आने के बाद। और उसके बाद मैंने स्वदेशी युवा स्वाभिमान के साथ जतरापुरा है और आसपास के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू करा। हमारे साथ एक बड़ी टीम एसटीआई की भी थी, यूथ की थी। तो गरीब बच्चों को पढ़ाना, नशा मुक्ति के लिए काम करना, वृक्षारोपण वगैरह करना। तो राजनीति का कुछ नहीं था, बस समाज सेवा में हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे थे, यूथ के बीच में अवेयरनेस के काम करना। तो ये सारा हमने बहुत दिनों तक किया। उसके बाद क्या है, फंड वगैरह आता नहीं है एनजीओस को। उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो उस समय फंड्स वगैरह, एड्स अवेयरनेस और ये सारी चीज़ें, और हम जो कर रहे थे संस्कृति को फैलाना, स्वदेशी को फैलाना, उसके लिए कोई फंडिंग नहीं थी। तो किसी ने कहा तुम इंजीनियर हो तो तुम्हें सामाजिक विज्ञान के कॉलेज में जाकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। तो किसी से पूछा कि कौन सा कॉलेज है, तो उन्होंने बताया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में है। तो मैंने ऐसे ही उसका फॉर्म डाल दिया। तो उस समय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी मीडिया मैंने इसका फॉर्म डाला था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जब सिलेक्शन हो गया तो मैं वहाँ गया। तो वहाँ पर जाने के बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, क्योंकि मैं धर्म की बात करता था, संस्कृति की, स्वदेशी की। तो वहाँ एक अलग विचारधारा के लोग थे, तो वो एक अलग ही दुनिया थी कि हम जिस दुनिया से गए थे। तो वो लोग मजाक उड़ाते थे, बोलते तुम जो बोल रहे हो इसका रेफरेंस कहाँ है, सोर्स कहाँ है, साइटेशन कहाँ है, किस बुक को पढ़कर आए हो। तो धर्म का मजाक उड़ाना, संस्कृति का। लेकिन उससे एक अच्छी चीज़ क्या हुई कि जब मैं उनसे डिबेट्स करता था तो मैं पढ़ने लगा। तो फिर मैंने सीताराम गोयल को, फिर उसके बाद राजीव मल्होत्रा को, फिर राम स्वरूप जी को, तो इस तरीके से बहुत सारी बुक्स, अरुण शौरी जी को।
तो मैंने अपने विचार की बहुत सारी किताबें पढ़ी, जो लोग इस विचार पर बात कर रहे थे, हिंदू धर्म के बारे में कुछ उपनिषदों का अध्ययन, कुछ अध्ययन। तो फिर मैं डिबेट कल्चर में अच्छा हुआ, वहीं मैंने आर्टिकल लिखना सीखा, तो मैंने आर्टिकल्स 200-250 लगभग पब्लिश हुए। फिर जब मैं वहाँ से पास आउट हुआ तो उसके बाद मैंने दिल्ली में विजन इंडिया फाउंडेशन का एक पॉलिसी बूट कैंप हुआ, वो किया। एक रामभाऊ महाल की प्रबोधनी का नेतृत्व साधना शिविर किया। तो पॉलिसी बूट कैंप मैंने 1 महीने का पॉलिसी मेकिंग का कोर्स वगैरह किया। तो अब चूंकि मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी, मैं लेखक भी था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी मीडिया था, MSW था, तो इन सब चीज़ों के बाद पॉलिसी मेकिंग भी हो गया था। तो फिर वहाँ पर ही मुझे विनय सहस्रबुद्धे जी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हमारे साथ काम करो। तो मैंने पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर जो है वो ज्वाइन किया। तो वहाँ पर चूंकि सरकार आई थी 14 में, 15 में मैंने ज्वाइन कर लिया था, तो हम लोगों ने वहाँ पर पॉलिसीज़ पर काम किया सरकार की। तो स्वच्छ भारत मिशन पर मैंने झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा में ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस पर काम किया। तो 200-250 गांव हम लोगों ने घूमे, उनकी रिसर्च कर कर हमने वहाँ पर वो दी। मीडिया के ऊपर रिसर्च की, बहुत सारी नई नई नीतियाँ जो आ रही थी उन पर रिसर्च की। अब वो चूँकि थिंक टैंक था तो वहाँ पर इलेक्शंस वगैरह के काम भी होते थे, तो इलेक्शन मैनेजमेंट, इलेक्शंस के काम, गुड गवर्नेंस सेल का काम बीजेपी का, तो वो सारी चीज़ों से वहाँ पर जुड़ाव हुआ। तो उसी के साथ साथ क्या हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम लोगों ने एक राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर पर रिसर्च की। तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर जो BSF के साथ और डिप्टी NSA ने उनको लीड किया था, तो वो सारी रिपोर्ट्स जो है वो प्रधानमंत्री को स्वयं हमने जाकर सौंपी। उन्होंने प्रेस भी की, तारीफ की। उस समय मेरा आर्टिकल वार्टिकल लिखने का भी चल रहा था, दैनिक जागरण में लिखता था, ओप इंडिया में, और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर 5 जने सब में लिखता था। तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे, 2 बुक भी मेरी उस समय पब्लिश हुई। तो वहाँ पर लेकिन मुझे 2018 में रियलाइज़ हुआ कि यार मैं ये सब तो कर रहा हूँ, अभी मैं गया क्यों था पॉलिसी मेकिंग में, कि मेरा एक मोटिव था यार, मैं समाज सेवा जब यहाँ कर रहा था तो कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव उसमें नहीं आ पा रहा था, कि 2-4 बस्तियों में हम काम कर पा रहे थे। किसी ने बोला कि पॉलिसी मेकिंग में जाओ, तो मैंने दिल्ली में पॉलिसी मेकिंग में 3 साल काम किया। तो मुझे लगा कि पॉलिसी मेकिंग से मैं कुछ बड़ा बदलाव देश में ला सकूंगा। हालांकि हमने किया भी, जो CAA बिल है उसके अंदर हमारे पाकिस्तान के हिंदुओं वाले इनपुट्स गए, राजस्थान बॉर्डर के, जो स्वच्छ भारत मिशन में ODF के इनपुट्स गए, बट मुझे लगता था और कुछ भी बदलाव करना चाहिए, तो मैं अपने स्टेट में जाकर कुछ करूं। तो मैं 18 में फिर मैंने ऋषिहुड यूनिवर्सिटी की एक फेलोशिप ज्वाइन की, जो पहले राष्ट्रम स्कूल ऑफ पब्लिक लीडरशिप था। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट का फेलो था उनका मैं। तो भारत में जितने भी ग्राम विकास के मॉडल हैं वो मैंने स्टडी किए, जैसे कि हिवरे बाजार है पोपटराव पवार का, वैसे ही एक कार सिद्धेश्वर स्वामी जी का मठ है कोल्हापुर में, महेश शर्मा जी का शिवगंगा झाबुआ है। तो वैसे कई सारे देश के मॉडल से स्टडी करता था। ग्राम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है कर्नाटका का, वहाँ स्टडी किया। तो वो सारी चीज़ें करते करते मैं विदिशा भी आ गया। अब जब मैं 18 में विदिशा आया, तो चूंकि मेरा संघ से पुराना जुड़ाव था, तो विश्व संवाद केंद्र के साथ भी काम किया। फिर चूंकि मैं गुड गवर्नेंस सेल बीजेपी में वहाँ पर सेंटर में रहा था, विनय सहस्रबुद्धे जी जो डायरेक्टर थे PPRC के, वो भी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा सांसद थे। तो वहाँ यहाँ पर इलेक्शंस थे, तो इलेक्शन मैनेजमेंट टीम्स में भी मैंने 18 में काम किया, 19 में काम किया, वॉर रूम्स में रहा, इलेक्शंस मैनेज किए। तो वो सारी चीज़ें भी साथ में चलती रहीं, कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम साथ में चलता रहा। और 15 से 18 के बीच में जो हमारा स्वदेशी युवा स्वाभिमान का काम रुक गया था, मैं दिल्ली चला गया था, उसको हमने पुनर्जीवित किया। तो फिर हमने युवाओं को इकट्ठा किया, युवाओं के साथ समाज सेवा का काम करना, ये जो नशे के बारे में अवेयर करना कि नशा नहीं करना चाहिए, फिर कहीं प्लांटेशन करना। फिर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि दिल्ली में जो जब मैं था तो वहाँ पर बुक क्लब्स वगैरह चलते थे, रीडिंग बुक क्लब और ये सब। तो मैंने कहा विदिशा में भी ऐसी स्थापना की जाए। तो हम लोगों ने एक बुक क्लब टाइप का स्थापित किया, जिसमें लोग डिस्कस करते थे, आपस में वो करते थे। तो ये हमने लगातार 18 से 21 के बीच में हम लोगों ने कोशिश की चलाने की। साथ ही साथ हम लोगों ने बड़े बड़े राइटर्स को विदिशा बुलाया, जैसे कि सेफ्रॉन सॉर्ट्स की राइटर है मानुषी सिन्हा, वो आई। R वैद्यनाथन जी हैं जो RBI की टीम में भी हैं, वो आए, जिन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं। उसके अलावा नीलेश ओक जी हैं, जिन्होंने कि काल गणना पर और इन सब चीज़ों पर महाभारत रामायण की डेटिंग निकाली है, वो आए। सुभाष चंद्र बोस की और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर जिन्होंने काम किया है, उनकी रिसर्च की, अनुजधर जी, वो विदिशा आए। नितिन श्रीधर, इंडिया फैक्ट्स के पुराने एडिटर, वो आए। जैसे काफ़ी सारे बड़े लोगों को हमने बुलाया। तो ये सारा काम भी चल रहा था। पैरेलली मैं संघ में भी काम कर रहा था, तो विदिशा यूथ फोरम करके संघ ने एक डेवलप किया था, तो उसका मैं विभाग संयोजक था। तो वो सारे काम भी मैं देखता जा रहा था। फिर अचानक से कोविड आ गया,
तो कोविड आ गया, तो कोविड के समय में चूंकि हम बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो ऑनलाइन हम लोगों ने कुछ यूट्यूब पर वीडियोस बनाए कि जो भारत को तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं वो लोग, तो उसमें कौन कौन सी बातें वो उठा रहे हैं, तो उसके फैक्चुअली आंसर्स हमने करने का प्रयास किया। भारत के इतिहास के बारे में वीडियोस बनाए, कुछ लेख वगैरह लिखे, कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स यूथ की करते रहे ताकि वो मोटिवेट रहें कोविड पीरियड में। तो ये सारा चलता रहा। अब 2021 में क्या है, 2021 के समय तक कोविड खत्म हो गया। अब उस समय भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी में एक पोस्ट आई भारतीय जनता युवा मोर्चा में, ऊपर से डिसाइड हुआ नेशनल लेवल से कि एजुकेटेड यूथ को जो है वो पार्टी में जोड़ना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जो पॉलिटिक्स होगी वो इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स होगी, और जो डिबेट कर सकें, जो पढ़ लिख सकें, जो बातें कर सकें, जो विचारधारा को जानते हैं, जो समाज को जानते हैं। तो उसमें युवा मोर्चा में मुझे पॉलिसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग का स्टेट इंचार्ज बनाया गया, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का। तो पूरे 52 जिले जो हैं हमारे सबका, तो युवा मोर्चा की टीम में स्टेट इंचार्ज बना दिया गया। अब चूंकि मैं स्टेट इंचार्ज बन गया था, तो मेरा ये मोटिव था कि यार मैं अपना 100% दे सकूं, कि मैं इस चीज़ के लिए काम करूं। तो फिर मैंने जॉब ज्वाइन नहीं की कहीं भी। तो और 21 में ही फिर मैंने, क्योंकि मेरा एक मन था जब मैं थिंक टैंक्स में था कि मेरी पीएचडी नहीं हुई है, बहुत साल से मैं पीएचडी करना चाह रहा था। तो फिर मैंने सांची यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिया, और मैंने वो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम एंट्रेंस टॉप किया, कोर्स वर्क में भी टॉप किया, और फिर मैंने अल्टरनेटिव एजुकेशन में पीएचडी सांची यूनिवर्सिटी से स्टार्ट कर दी। तो वो ही मेरा साथ में चलता रहा, साथ में पढ़ाई करता रहा, और पार्टी के काम और ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर जो है कि ये विजय मंदिर वाली जो चीज़ थी ना, ये हमेशा से मेरे अंदर बचपन से थी। तो मैं जब स्वदेशी युवा स्वाभिमान चालू किया था 2011 में, तब भी हम युवाओं के साथ इस मंदिर के अंदर आते थे। उसके बाद 18 में जब मैं वापस आया, तो हर साल हम विजय मंदिर के लिए यहाँ पर जाया करते थे। तो हर समय उस मंदिर में जाते से एक भाव आता था, यार अपने पूर्वजों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, इसके लिए कुछ करना है, कुछ करना है। हर साल हम जाते थे, पूजा का अधिकार मिलता था, बंद ताले की पूजा होती थी, बहुत दुख होता था। सब वहाँ पर जो भी लोग आते थे वो सब बैठकर यही कहते थे कि कभी ना कभी इसे खोलेंगे, बट वही सब विवश थे कि कुछ नहीं कर पा रहे थे जी। तो ये जैसे आप विदिशा आ गए थे, समाज सेवा से फिर से जुड़ गए थे आप जी, और आपने आपके दादा के अधूरे सपने, जी। बीजा मंडल, विजय मंदिर भी हम जिसे कहते हैं जी, उसको उसमें आंदोलन करने की या उसमें एक नई पहल करने की आपने सोच ली थी जी। तो आप उस बीजा मंडल की सांस्कृतिक, हम ऐतिहासिक सारी चीजों को अगर समझने की कोशिश करें तो हम आपकी तरफ से कैसे समझ सकते जी, तो बीजा मंडल पर जब मैं 2018 में विदिशा वापस आ गया, तो मैं कंटिन्यूअसली बीजा मंडल की पूजा में जा रहा था, तो और मैं बीजा मंडल विजिट भी कर रहा था। तो मैंने उसको देखना शुरू करा। सबसे पहले तो उसकी मूर्तियों को देखना, उसकी मूर्तियों को समझना। लल्लन टॉप पर उस समय का मेरा एक इंटरव्यू भी है, उन लोगों ने उसके इतिहास पर पूछा था, तो मैंने उसके इतिहास को पढ़ना शुरू करा। दादाजी की पुस्तकें तो थी ही, उसके अलावा आर्कियोलॉजी के रेफरेंसेस हमने देखना शुरू करे। अच्छा, उस समय ऐसा मन में नहीं था कि केस करना है, उस समय हम उसको समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये मतलब कहाँ रुका हुआ है। तब किसी को ये भी नहीं पता था कि कोई बोलता था कि इसके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है, कोई बोलता था कोई केस पेंडिंग है, कोई बोलता था हार गए हैं, कोई जीत गए, किसी को कुछ, मतलब बहुत कन्फ्यूजन्स की स्थिति थी शहर में। तो खुद से ही हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ा। तो मंदिर में जाकर उसकी शिल्प कला को देखना, फिर ये शिल्प कला कहाँ से निकली है, शिल्प शास्त्र को देखना, फिर मयामतम करके इंडियन आर्किटेक्चर की एक मयासुर वाली प्राचीन किताब है, उसको समझना, नागर शैली के मंदिर, फिर वैसर शैली के मंदिर, भूमिजा शैली के मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिरों को स्टडी करना, समझना कि ये कैसा रहा होगा पहले। फिर उसके इतिहास में जाना, परमार कालीन, नरवर्मन राजा के बारे में पढ़ना परमार के, फिर उसके पहले और कृष्ण वाचस्पति का नाम आता है, उनके बारे में पढ़ना। तो ये पढ़ते 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 धीरे धीरे विदिशा का इतिहास भी पढ़ने में आया, ये सारी चीज़ें भी पढ़ने में आई। तो वो वैसे ही एक स्टडी चल रही थी। अच्छा, इसमें मोड़ कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। 18, 19, 20, 21, 22, 23 हम कंटिन्यू इसको विजिट करते रहे। हर साल ये होता था कि अगली साल ताला खुल के पूजा होगी, बट नहीं होती थी। फिर बंद ताले की पूजा होती थी। हिंदुओं को एक दिन का ही अधिकार था। तो क्या हुआ कि 23 के अंदर जाकर जो है हम लोगों का एक सब्र का बांध जो है वो टूट गया। हमने कहा कि यार इसके लिए कुछ करना है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ये आंदोलन वाली प्रक्रिया शुरू की। जी, इसके इतिहास को भी हम थोड़ा समझना चाहें कि हम, आप जैसे आपने यहाँ से शुरू किया था, जी जी जी,
आपके दादाजी शायद 1950 के आसपास से ये आंदोलन कर रहे थे। उसके आज़ादी के उससे पहले पहले। से। तो इसका एक बार हम इतिहास भी समझना चाहेंगे, मीडिया मंडल का इतिहास है क्या? ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपने अच्छा हुआ ये पूछा, क्योंकि अभी तक तो आपने जो जाना कि हम लोगों के परिवार ने क्या लड़ा, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो साक्ष्य मिलते हैं उसके अनुसार 7वीं 8वीं शताब्दी के अंदर राष्ट्रकूट और चालुक्यों का विदिशा पर एक वो हुआ था। तो राष्ट्रकूटों के समय यह मंदिर जो है वो सूर्य मंदिर के तौर पे स्थापित हुआ, क्योंकि वो सूर्य उपासक थे। और भिल्ल जो है सूर्य को बोला जाता है। जो महाराज विक्रमादित्य थे उज्जैन के, उनके पिताजी का नाम भी गर्द भिल्ल है, तो वो सूर्य के वंशज वैसा आता है। तो ये सूर्य का मंदिर स्थापित हुआ, विशाल सूर्य मंदिर, और इतना बड़ा मंदिर स्थापित हुआ कि 300 सालों तक लगातार बनता रहा। मतलब एक 11वीं शताब्दी तक बनता है। आप मानो कि 8वीं से शुरू हुआ तो 9वीं 10वीं 11वीं, और फिर एक साक्ष्य मिलता है 11वीं शताब्दी में परमार कालीन नरवर्मन राजा ने, एक शिलालेख भी है, उन्होंने यहाँ पर चर्चिका देवी की स्थापना की। तो एएसआई के यदि हम दस्तावेज देखते हैं, इतिहासकारों के दस्तावेज देखते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि यहाँ पर पंचायतन शैली के देवी देवताओं का यह मंदिर है। मतलब आदि शंकराचार्य ने, आपने जानते होंगे उनके विषय में, कि जब आदि शंकराचार्य ने भारत को एकजुट करने के लिए आंदोलन किया, मतलब वो विजिट किया पूरे देश भर में, जब वो घूमे और उन्होंने लोगों को जागरूक किया, तो आदि शंकराचार्य जी ने क्या किया, सूर्य उपासक, शाक्य उपासक, शैव उपासक, वैष्णव उपासक, सबको एक करा और उन्होंने पंचायतन शैली की स्थापना करी। तो पंचायतन शैली में क्या होता है, हर देवता को मंदिर में रखा जाता है ताकि जितने भी ये सारे उपासक हैं किसी को भी बुरा ना लगे, और जो मूल उपासना का वो मंदिर होता है उनकी मूल डीटी होती है, बाकी सब आसपास रहते हैं। तो मूल रूप से इसके बारे में ऐसा जो इतिहास में वर्णित होता है कि भगवान शिव जो है वो सेंटर में है, ठीक है। जैसे मार्तंड सूर्य मंदिर में भी सूर्य मंदिर है लेकिन शिव सेंटर में है, फिर सूर्य भगवान की एक प्रतिमा है बड़ी सी, और फिर महिषासुर मर्दिनी है, गणेश जी हैं, फिर पंचायतन शैली के सारे देवता हैं यहाँ पर। क्योंकि सूर्य को क्या काल का वो माना जाता है, तो सूर्य को भी ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जो हैं उनसे ही सूर्य को वो ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भगवान शिव का मूल डीटी है, फिर सूर्य देवता की मूर्ति है, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है, फिर गणेश जी की मूर्ति है, तो शिव जी का पूरा परिवार है। तो पंचायतन शैली में वहाँ पर पूरा का पूरा एक मंदिर था, 300 साल तक बना, तो सोचो कितना विशाल होगा। ऐसा बोला जाता है कि विदिशा में 6 अलग अलग गेट थे इसके। रायसेन गेट बीजा मंडल का गेट है, और इसके पहले विदिशा का जो इतिहास है वो रामायण काल से चला आ रहा है। तो पहले विदिशा का नाम विदिशा ही था, तो ये भिल्ल स्वामीन देवता के कारण इस शहर का नाम भेलसा पड़ा। तो इतना विशाल मंदिर ये रहा होगा, इतना महानता इसकी रही होगी। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर ये मंदिर था, भूमिजा शैली का। तो उसके बाद क्या हुआ, अलबरूनी आता है, तो 1000 कुछ में। तो अलबरूनी जब आता है तो वो भी इस मंदिर के विषय में वर्णित करता है, लिखता है वो अपनी पुस्तक के अंदर कि एक जब हम चलते हैं उज्जैन की ओर तो बीच में एक शहर पड़ता है, तो उस शहर का नाम उसके मंदिर के देवता के नाम पर ही है। ये अलबरूनी खुद भी लिखता है, तो वो इस मंदिर का जिक्र करता है, इसकी विशालता का जिक्र करता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अलबरूनी ने ही जो लिखा उसी को पढ़कर फिर इन्वेडर्स वहां से आना शुरू हो गए, इस्लामिक इन्वेडर्स। तो सबसे पहला हमला जो है वो इल्तुतमिश का होता है। तो इल्तुतमिश लगभग 1196 के समय में आता है, पूरे विदिशा को लूटता है, तोड़ता है, और इस मंदिर को भी तोड़ता है। इसके दस्तावेज इल्तुतमिश के खुद के साथ आए हुए लोगों ने इसके बारे में वर्णित किया है। इल्तुतमिश के बाद फिर खिलजी आता है, उसके 100 साल बाद, मतलब हिंदू फिर से बना देते हैं, फिर खिलजी आता है, फिर हमला करता है विदिशा के ऊपर। खिलजी का एक मलिक कफूर करके सेनापति था, तो वो मलिक कफूर क्या करता है, यहाँ की मुख्य मूर्ति को ले जाकर बदायूं के दरवाजे के गेट पर लगा देता है, मतलब सॉरी उसकी सीढ़ियों पर लगा देता है बदायूं के दरवाजे की, ताकि उसके ऊपर वो लोग लात रखकर चढ़ सके। तो वैसे दूसरा हमला होता है, फिर हिंदू बनाते हैं, फिर एक आते हैं गुजरात से, फिर वो तोड़ते हैं। तो ऐसे कंटिन्यू हमले चलते हैं, कंटिन्यू हिंदू बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली 1682 में क्या होता है, औरंगजेब आता है। औरंगजेब इतना ज्यादा चिढ़ा हुआ रहता है यहाँ के लोगों से, वो कहता है कि काफिर हैं, ये हैं, वो हैं, तो वो तोप से इस मंदिर को उड़वा देता है। तो ये अष्टकोणी शेप का मंदिर था जो चतुष्कोणी रह जाता है। पीछे का हाँ, तोप से उड़ चुका जो अभी हमें हिस्सा दिखता है वैसा ही सेम हिस्सा पीछे था। श्रीयंत्र के शेप का मंदिर ऊपर जा रहा था, और ये जो मंदिर है इसमें 4 गेट थे मंदिर के अंदर से, और बहुत विशाल था। तो वो पीछे का तोप से उड़ा के तोड़ देता है। मंदिर के ही ढांचे और पिलर्स को उठाकर वहां पर एक छोटा सा
स्ट्रक्चर बना देता है, मिट्टी से ढक देता है और वहाँ पर वो उसको आलमगीर मॉस्क करके बोलता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो विदिशा का नाम भी अपने दस्तावेजों में आलमगीरपुर कर देता करने की कोशिश की है, जानबूझ के करता है, क्योंकि इस मंदिर के नाम पे भेलसा है तो मेरी मस्जिद के नाम पे आलमगीरपुर होगा, तो ऐसा करता है, कोशिश करता है। लेकिन विदिशा की जनता इसको कभी नहीं मानती। विदिशा के हिंदू हमेशा इसे भेलसा ही कहते हैं, विदिशा ही कहते हैं। 1730 में मराठा आते हैं, तो जब मराठाओं का दबदबा भारत में अच्छा खासा हो जाता है, पेशवा यहाँ से निकल कर जा रहे होते हैं दिल्ली की ओर, तो वो विदिशा में पड़ाव डालते हैं। तो पेशवाओं के समय ऐसा माना जाता है कि वो इस ढांचे को भी लगभग गिरा देते हैं। तो वहाँ से ये डिस्प्यूटेड जो स्ट्रक्चर है, वहाँ पर ये जो हमारे मंदिर का स्ट्रक्चर है, वो मंदिर का स्ट्रक्चर ही रह जाता है। और 1730 से ही और उसके पहले से भी जो हिंदू समाज है, हमारे धीमर जाति के लोग हैं, रैकवार जाति के लोग हैं, कुशवाहा जाति के लोग हैं, झुग्गी वाले आसपास के जो बीजासन देवी को मानते थे, वो वहाँ पूजा शुरू कर देते हैं। तो दोबारा से मंदिर की पूजा शुरू हो जाती है। 1730 से लगातार इस मंदिर की पूजा होती आती है। लगभग 200 साल तक ये पूजा निर्विवाद चलती रहती है। 1922 में क्या होता है, मुसलमानों की एक ईदगाह की मतलब ईदगाह क्या होती है पहले मैं बता देता हूँ कि वैसे तो मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में रोज जाकर। ईदगाह की जो मस्जिद होती है उसमें सिर्फ एक दिन नमाज होती है, ईद के दिन होती है। तो वो ईद के दिन जो नमाज पढ़ते थे वो वैत्रवती नदी के किनारे थी, बेतवा नदी के। तो 1922 में ऐसा दशायन दर्शन में दादाजी लिखते हैं, बाढ़ आती है। तो बाढ़ आने पर क्या होता है कि वो जो ईदगाह है वो डूब जाती है। तो मुस्लिम सूबे में परमिशन लेते हैं किसी से, ऐसा कुछ वो बोलते हैं, पता नहीं वो परमिशन है या नहीं है, लेकिन जो भी है उनका ऐसा कहना था उस समय के लोगों का कि वो परमिशन लेते हैं, एक दिन की उनको परमिशन मिलती है कि आप ईदगाह पर, मतलब वो बोलते हैं कि ऊंचे स्थान पर हमें पढ़ने दो। तो ये ऊंचा स्थान था, तो वहां पर हिंदू भी मदद करने के हिसाब से कह देते होंगे जो जिसने भी कहा, तो वो वहां पर एक दिन के लिए नमाज पढ़ लेते हैं। अब जब वो नमाज पढ़ लेते हैं तो फिर ठीक है, एक दिन हो गया, अगली बार वो बाढ़ उतर जाती है, लेकिन अगली साल से वो वापस आकर वही नमाज पढ़ने लगते हैं। कुछ लोगों ने भड़का देते हैं, भोपाल में नवाब का शासन था तो जो भी चलता है। तो फिर वहां से ये आंदोलन शुरू होता है। हिंदू वसंत पंचमी पर पूजा करते थे, बाकी दिन भी पूजा करते थे, नाग पंचमी में पूजा करते थे। तो हिंदू पूजा करते थे, फिर मुस्लिम बोलते थे ईद के दिन के हमको नमाज पढ़नी है। तो वो लड़ाई चलती रही, लेकिन अंग्रेज थे तो उन्होंने उसको सॉल्व नहीं किया, है ना। अब सॉल्व नहीं किया तो आज़ादी तक ये लड़ाई चलती रही। आज़ादी के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो दादाजी, जो कि आपने कहा कि क्योंकि पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंशियल थे, तो वो डेलीगेशंस लेकर जाते थे कई बार उनके पास। तो वो नेहरू जी उनको समय ही नहीं देते थे मिलने का। कई बार वो नेहरू जी के पास गए, उन्होंने समय नहीं दिया। प्रफुल्ल गोराडिया की एक किताब है हिंदू मस्जिद, उसके अंदर उन्होंने ये कहानी लिखी है कि निरंजन वर्मा जी डेलीगेशंस लेकर जाते थे। उन्होंने मौलाना अबुल कलाम से मिलने का बोल दिया, तो अबुल कलाम आज़ाद ये कल्चर और ये सारे काम देखते थे, शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने भी समय नहीं दिया। उन्होंने बोला अल्तमश कबीर, मतलब जो उनके सेक्रेटरी थे, उनसे मिल लो। तो उनसे मिलने गए तो वो भी कुछ नहीं कर पाए, कहने लगे अरे वो तो विवादित स्थिति है, हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। तो वो स्थिति चलती रही। 1951 के एक्ट में इन लोगों ने पुराना जो चला आ रहा था बीजा मंडल मॉस्क लिख लिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो वो सारी नौटंकी कंटिन्यू चलती रही, समय नहीं मिला, 15 साल लगातार समय नहीं मिला। बट फिर क्या हुआ, फॉर्चुनेटली 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जो है वो प्रधानमंत्री बने। तो लाल बहादुर शास्त्री तक इन लोगों ने अपनी बात पहुंचा दी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने डीपी मिश्र जी जो थे यहाँ के मुख्यमंत्री, उनको बोला, द्वारका प्रसाद, हाँ जी, द्वारका प्रसाद मिश्र जी। तो द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने बोला कि ठीक है, मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। तो उन्होंने विदिशा के मुस्लिम संगठनों को बुलाया, वो वहाँ गए और ऐसा मतलब पुरानी पुस्तकों में मिलता है कि उनके साथ फिर समझौता हुआ। तो उनको 40,000 रुपए दिए गए और उनको ईदगाह के लिए एक अलग जगह दी गई। क्योंकि क्या होता था, 51 से 65 तक दादाजी वादाजी ने बहुत आंदोलन किए। तो कम से कम 1000 लोग, 10,000, 50,000 लोग आके आंदोलन करते थे। हिंदू महासभा, क्षेत्रीय हिंदू महासभा भी इसमें इन्वॉल्व हुई। राष्ट्रीय स्तर के लोग आकर भी इस आंदोलन को करते थे। पीपल खेड़ा, सुल्तानिया, अहमदनगर, सारे गांव के लोग भी आते थे आसपास के। तो बड़े आंदोलन होते थे। दादाजी को, मेरे 2 ताऊजी थे, अवधेश वर्मा, गिरीश वर्मा, पापा, इन सब लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता था। दादाजी को 6-6 महीने जेल में डाल दिया जाता था इस आंदोलन के लिए। जब ईद पास आने वाली रहती थी, जब ईद की नमाज होती थी, तो उस समय इन लोगों को 1 महीने पहले से अरेस्ट कर लिया जाता था। तो मुखरैया जी इसमें इन्वॉल्व थे, शास्त्री जी इन्वॉल्व थे,
और अटल बिहारी सक्सेना इन्वॉल्व थे। बहुत लोग इसके लिए लड़ते थे। बहुत सारी जनता को सिरोंज में जेल में डाल देते थे, कभी ग्यारसपुर छोड़ के आ जाते थे कि यहाँ से पैदल आओ। तो इस तरह के सारे विवाद होते थे। 1965 में जब डीपी मिश्र ने मुस्लिम समाज को बुलाया, फिर उनसे बोला कि आप अलग ज़मीन ले लो ईदगाह की, तो फिर वो समझौता हुआ। तो उनको वो ईदगाह चौराहा जो अभी विवेकानंद चौराहा बन गया है, वहाँ पर वो ज़मीन दी गई, वहाँ पर ईदगाह बना के दी गई, सपोर्ट दिया गया। और उसके बाद से मुस्लिम समाज ने वहाँ पर नमाज पढ़ना हर ईद के दिन ईद वाली जो नमाज का विवाद चलता था वो थम गया। तो 65 से यदि मैं आपको बताऊं तो 75, 85, 95, 2005, 15, 25, 60 साल हो चुके हैं। 60 सालों से मुस्लिम समाज का वहाँ पर कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग भी विदिशा के ये बोलते हैं कि ये जो है ये हिंदुओं का मंदिर है, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। इस तरह की चीज़ें उनकी तरफ से भी आती हैं। तो 65 में असल में क्या है, जब ये वहाँ ज़मीन दे दी गई उसके बाद हम लोगों को मिल जाना चाहिए था मंदिर। जब एक पक्ष डिस्प्यूटेड में वो हो गया है, तो हिंदू महासभा ने या जनसंघ ने या इन सारे लोगों ने, दादाजी आंदोलनकारियों ने बात रखी तो नहीं दी गई, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई। अब वापस से एक फैमिली आ गई और उसके बाद नूरुल हसन जैसे वामपंथी लोग बाद में भी वो रहे उसमें। तो हम लोगों को फिर वो ज़मीन जो है वो नहीं दी गई और वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बना दिया गया। बीजा मंडल मॉस्क के रूप में वो रजिस्टर्ड ही था। हिंदुओं को पूजा से रोका जाने लगा, तो हिंदू कहने लगे हमारा तो मंदिर है, हम तो लड़ाई इसकी लड़ रहे थे कि हमें मिले, आपने उनको अलग भेज दिया, इसका क्या मीनिंग हो। एक पक्ष को आपने जमीन भी दे दी, सब दे दिया, जो पक्ष लड़ रहा था उसको कुछ भी नहीं दिया। तो हिंदू पक्ष ने किसी समझौते पर कोई दस्तखत नहीं किए, हिंदू पक्ष आंदोलन करता रहा। तो आंदोलन करते करते क्या हुआ, फिर प्रशासन ने एक दिन इन्हें बुलाया तो बोले क्या चाहते हो, उन्होंने कहा पूजा का अधिकार। तो वसंत पंचमी की पूजा उनकी बंद करवा दी थी, तो बोले अगली तिथि पे कर लो। तो नाग पंचमी अगली तिथि थी, तो नाग पंचमी पर पूजा शुरू हो गई। तो 65 से निरंतर हिंदू समाज नाग पंचमी पर पूजा करता आ रहा है, अखाड़े वहां पर चल रहे हैं, दंगल वहां पर चलता है, बाहर से हिंदू समाज निरंतर वहां दिए लगाता है, पूजा करता है। तो अब जो ये बोलते हैं बाहर से क्या मतलब है? बाहर से मतलब क्या कर दिया कि नाग पंचमी के दिन एक दिन तो तुम पूजा कर सकते हो, उसके बाद साल भर तुम पूजा नहीं कर सकते अंदर घुस के। तो ये इन लोगों ने जो है वो रोक के रख दिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो अनफॉर्चुनेटली हिंदुओं को मंदिर के बाहर से, प्रांगण के बाहर से पूजा करनी पड़ी, तो वो बाहर से थाली से पूजा करते रहते थे। तो अभी भी झांकियों में आप देखोगे लोग दिए लगाते हैं, बाहर से पूजा करते हैं, उसके आपको साक्ष्य मिलेंगे। लेकिन अंदर सिर्फ एक दिन की परमिशन थी, तो उसके लिए हिंदू लड़ते रहे निरंतर के यार एक दिन आप ताले की पूजा करवा रहे हो। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने एक समय शटर लगा के वहां पर गर्भगृह में ताला जड़ दिया। तो मंदिर के अंदर हिंदू जाता है, नाग पंचमी के दिन एक दिन की परमिशन रहती है, लेकिन उस एक दिन भी बंद ताले और बंद शटर की पूजा करके आता है हिंदू। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात हमारे लिए थी। मैं भी जब छोटा हूँ, 90s से कम मैं देख रहा हूँ, तो 30-35 साल तो हमें देखते हुए हो गए कि यार ये लोग ताले की पूजा कर रहे हैं, ताले की पूजा कर रहे हैं। तो दादाजी वादाजी 90s तक बहुत ओल्ड हो चुके थे, तो उन लोगों ने उस आंदोलन को तब तक किया, लेकिन वो सरकारें वैसी थी, सेंटर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट था, तो उसके बाद फिर कुछ हो नहीं सका। बाद में भी ताले की ही पूजा, शटर की पूजा हिंदू करते रहे। तो ये चीज़ चलती रही। तो ये चीज़ ने हम लोगों को थोड़ा सा बचपन से दुखी कर रखा था कि यार क्यों नहीं हो पा रहा है ये मैटर सॉल्व। तो 2018 में भी जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं वापस आया, तब भी मैं अपने दोस्तों को ले जाकर दिखाता था। स्वदेशी हुआ स्वाभिमान से हम हेरिटेज वॉक करते थे, हम लोग आर्टिकल्स इसके ऊपर लिखते थे, वीडियोस बनाए यूट्यूब पर, लोगों को जागरूक किया कि यार ऐसा ऐसा है। लेकिन 23 तक कुछ नहीं हुआ, वही ताले की पूजा हिंदुओं को दुखी होकर करनी पड़ी। ऐसा नहीं हमारे परिवार में ही, उसके अलावा भी कई लोगों ने बीच बीच में आंदोलन किए, किसी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, न्यूज़पेपरों ने इस पर कंटिन्यू आर्टिकल्स लिखे, बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी प्रशासन में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। 2023 में अचानक से हम लोगों ने देखा कि इसको टूरिज्म स्पॉट बनाने की बात हो रही है। अब टूरिज्म स्पॉट में लेज़र शो चलेगा, तो हमारा मन में, सब युवाओं के मन में एक बात आई कि यार टूरिज्म स्पॉट यदि आप बनाते हो तो पहली चीज़ आप उसको क्या बोलोगे, बीजा मंडल मॉस्क। फिर टूरिज्म स्पॉट बनाते हो तो वहाँ पर, टूरिज्म स्पॉट का मतलब होता है पिकनिक स्पॉट, तो वहाँ पर लोग जाते हैं, मांस भी खाते हैं, दारू भी पीते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, लोग नाचते हैं। तो एक मंदिर का जो है ना वो मतलब एक सैंक्टिटी होती है, तो वो जो भावना मंदिर की है वो मर जाएगी। और मंदिर तो कोई उसे बोल भी नहीं रहा है, वहां पर तो आप उसको वो बताओगे जो आपने रजिस्टर करके दस्तावेज में लिखा। हालांकि ये मॉस्क नहीं है, वो लिखा है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जिसका नाम बीजा मंडल मॉस्क है ना। तो मॉस्क होती तो वो अलग सिस्टम होता, तो वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का नाम भी आपने गलत लिख के रखा हुआ है।
तो वो चीज़ के लिए हम लोगों को दुख हुआ कि यार ये टूरिज्म स्पॉट बनाने वाले हैं। तो मैंने इसके ऊपर लेख भी लिखा स्वदेश में, और काफ़ी सारे युवाओं को लेकर हम लोगों ने 24 में जो है वो शुरू किया कि यार कुछ करते हैं इसके लिए। तो 24 में जब हम लोगों ने शुरू किया तो अनलॉक बीजा मंडल की हमने बात की। उस समय हमने ये नहीं बोला था कि सारा मंदिर जीर्णोद्धार कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हमने टेक्निकल डिटेल्स ली। मैंने इसके बारे में, मंदिर के बारे में डिटेल में पढ़ा 3-4 महीने बैठकर, फिर रिसर्च की, फिर इसके कानून रिसर्च किए। तो लोग अब तक क्या मना करते थे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंडर में आता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंडर में आता है। तो मैंने वो सारे कानूनी वो निकाले जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के एक सब क्लॉज के अंडर ही ये उससे बाहर होता है, तो ये मंदिर उसमें नहीं आता है। तो इसके बारे में केस और ये सारी चीज़ें हो सकती थी। दूसरी चीज़ जो आगे हमने निकाली कि ये लोग जो बोल रहे थे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है ये, यहाँ पर पूजा का अधिकार नहीं दे सकते। तो हमने कहा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो रायसेन का किला भी है। रायसेन के किले में सोमेश्वर मंदिर है जहाँ शिवरात्रि पर एक दिन पट खोल कर पूजा होती है, और मुख्यमंत्री के कहने पर ही वो खुला था। तो ऐसा हो सकता है, तो कलेक्टर के कहने पर यहाँ पर भी खुल सकता है। तो हम लोगों ने ये बोला कि वहाँ पर ये ऐसा ऐसा हुआ था। उसके बाद हमने भोजशाला में बताया वहाँ भी पूजा हो रही है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। मार्तंड सूर्य मंदिर जो इससे भी ज्यादा जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, वहाँ पर वहाँ के राज्यपाल ने कश्मीर के ने जाकर जो है पूजा की। तो हमने इस तरह के कई उदाहरण हमारे ज्ञापन में दिए, और ज्ञापन कलेक्टर को 2024 में लास्ट ईयर दिया। तो कलेक्टर उस समय बुद्धेश कुमार जी थे। तो कलेक्टर सर ने क्या किया कि वो ज्ञापन सांची सर्कल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भेज दिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सांची भोपाल सर्कल ने जवाब दिया कलेक्टर को, और कलेक्टर ने उनके माध्यम से हमें लेटर निकालकर आंसर किया। अब उसमें लिख के दे दिया कि हम लोगों ने बोला था कि हमें पूजा का अधिकार दे दो, एक दिन के लिए नाग पंचमी के दिन आप ताला खोल के पूजा कर लेने दो, क्योंकि पूजा तो आप कर नहीं देते हो। तो ताला खोल के पट खोल के हो जाएगी। ताला हमारा विग्रह नहीं है, शटर जो है वो पटबंद है, तो पटबंद होके पूजा नहीं होती। तो वही हमने लॉजिक दिया कि कई मंदिरों में हो रही है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में, तो ये टेक्निकली हो सकती थी। तो उन्होंने जो लेटर एएसआई के माध्यम से हमें दिया उसके अंदर लिख दिया इट इज ए बीजा मंडल मॉस्क प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, और आप यदि इसमें कुछ गड़बड़ करोगे, आप आंदोलन वाले लोग आकर कुछ नुकसान पहुंचाओगे, तो इतने साल की जेल और इतने लाख का जुर्माना हो सकता है। वो लेटर ले आए। तो वो डराने के लिए किया या जो भी किया, हम लोगों ने और बड़ा आंदोलन कर दिया। तो हमारे 100-200-300 लोग वहाँ पर आंदोलन करने लगे। लोगों ने डीपीए बदल ली, सोशल मीडिया पर चला, पूरे इंडिया की मीडिया आ गई। तो फिर हम लोगों की एक बार प्रशासन से मीटिंग भी हुई, ये जस्ट नागपंचमी के एक दिन पहले। तब भी उन लोगों ने ये नहीं बोला कि हम ताला नहीं खोलेंगे। उन्होंने बोला हम एएसआई से बात करेंगे, अगर उन्होंने कहा तो कल खोल सकते हैं। तो हमें लगा शायद खुल जाएगा। तो हमने जनप्रतिनिधियों को भी ज्ञापन दिए, उन सबसे भी बोला, सबका ये लग रहा था कि शायद कल खुल जाए। बट नेक्स्ट डे जैसे ही हम पहुंचे बीजा मंडल, तो 5 जिलों की पुलिस लगी हुई थी, अगल बगल के रायसेन और सब जगह से पुलिस बुलाई। 1000 पुलिस वाले वहां पर खड़े हैं, और हम लोगों को रोका जा रहा है, फिर श्रद्धालुओं को भी रोका जा रहा था। तो फिर जैसे तैसे करके हम अंदर पहुंचे, वहां भी सामने पुलिस खड़ी हो गई। हमने कहा हम ताला तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई वो नहीं है, क्रिमिनल्स नहीं है, हम खुलाने की बात कर रहे हैं। एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं, यूथ है हमारे साथ। हम बात कर रहे हैं कि ताला आप खोलो। टेक्निकल डिटेल्स हमने आपको दे दिए, लेकिन वही पुलिस खड़ी कर दी। हम लोग चिल्लाते रहे ताला खोलो ताला खोलो, 3 बजे से 5 बजे तक। 5 बजे मंदिर के मुख्य पुजारी शास्त्री जी आए। तो शास्त्री जी वो व्यक्ति हैं जिनकी 3 पीढ़ियां इस मंदिर की जो है वो पूजा कर रही है। मतलब वो कहते हैं कि 300 सालों से उनकी पीढ़ियां मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में है। तो उनका भी यही कहना था कि ताला खोलो। वो भी बेचारे हर साल बोलते थे, लेकिन कोई सुनता नहीं था। तो पहली बार 2024 में शास्त्री जी ने भी हम सब युवाओं का समर्थन कर दिया, और वो हमारे साथ बैठ गए। मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ जब उनने वो पूजा नहीं की, और उन्होंने भी ये कहा कि ताला खोलो तब पूजा होगी। तो हम सब उनके मार्गदर्शन में जमीन पर बैठ गए। हम लोगों ने बहुत निवेदन भी किया प्रशासन से, पुलिस से, कलेक्टर से, सबसे, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। तो कुछ लोगों ने ताले की पूजा की, लेकिन हम लोगों ने ताले की पूजा का विरोध किया। हमने कहा कि बंद ताले की पूजा हिंदू धर्म में शास्त्र सम्मत नहीं है, पूजा करें ना करें ये बराबर है। तो आप ताला खोल दो एक दिन। तो नहीं खोला गया। आखिरी में कुछ हुआ तो पुलिस ने लाठीचार्ज जैसा कुछ किया हल्का फुल्का। तो फिर हमें लगा कि बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं, बच्चे हैं, तो फिर हम लोग वापस आ गए। तो वापस आ गए, तब उसके बाद जो है वो एक विवाद और हुआ उस समय। अब हमें नहीं पता रूटीन ट्रांसफर था या इसके कारण हुआ, तो कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया। तो कलेक्टर का जब ट्रांसफर हुआ तो ओवैसी ने ट्वीट किया हैदराबाद से, और ओवैसी बोलने लगा कि क्या है कि ये हमारी मस्जिद को हिंदुओं को सौंपा जा रहा था, कलेक्टर ने रोका, तो कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया।
तो हम लोगों ने फिर ओवैसी का पुतला भी जलाया, उसको आंसर भी किया कि ऐसा कुछ नहीं है, एएसआई ने जवाब दिया है और ये हमारा मंदिर है, तुम खुद आकर यहाँ पर निरीक्षण करके देखो, और साक्ष्य सारे दिए। फिर ओवैसी का भी कोई ट्वीट वगैरह उस पर नहीं आया। बट एक चीज़ फिर हमने जब शहर में घूमकर लोगों से बात की कि कैसे हो सकता है, अब इसके बाद क्या करें। हमने सबको मेल भेज दिए, एएसआई को भी ड्राफ्ट भेज दिए, प्रशासन को दे दिए, इतने दिन से लोग जनप्रतिनिधियों को दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। हर व्यक्ति का ये कहना था दबी जुबान में कि यार कोर्ट चली जाओ, कोर्ट चली जाओ, कोर्ट चली जाओ। तो मेरी कुछ वकीलों से बात हुई, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि दादाजी की किताब जो है वो कोर्ट में एडमिसिबल शायद ना हो, क्योंकि वो आंदोलन में थे। फिर दूसरे किसी की किताब ना हो, फिर हिंदुओं की किताबें रेफरेंसिंग में नहीं आएंगी, फिर कोर्ट न्यूज़पेपर्स रेफरेंसिंग में नहीं आएंगे, तो फिर क्या आएगा। तो फिर वहाँ से मैंने उसको स्टडी करना, हालांकि 4-5-6 महीने पहले से भी मेरा 2-3 साल पहले से भी चल रहा था, 10 साल से परिवार का तो एक बैकग्राउंड था ही, वो सब तो था ही। फिर मैंने उसको स्टडी करना शुरू किया। तो शिल्प शास्त्र के हम लोगों ने निकाले, पुराणों के एविडेंसेस हम लोगों ने निकाले, फिर हम लोगों ने चर्चिका देवी के एविडेंसेस निकाले, शिलालेख के एविडेंसेस निकाले, लॉ वाइज सारे एविडेंसेस निकाले। फिर हम लोगों ने इसके विषय में डीपली स्टडी किया। फिर जो इस्लामिक हमलावर आए थे, इल्तुतमिश, खिलजी, औरंगजेब, उनके साथ आए हुए लोगों ने क्या लिखा है कि मंदिर तोड़ा, कनिंघम ने जो लिखा है वो सारा का सारे दस्तावेज निकाले, एएसआई के और पुराने डॉक्यूमेंट्स, गजेटियर्स, बहुत सारी चीज़ों को स्टडी कर कर हमने पूरा वो लेकर आए। उसके बाद फिर हम लोगों ने मंदिर की मूर्तियाँ, उनके इतिहास क्या हैं, कहाँ से आई, फिर आरटीआईज़ मैंने लगाई बहुत सारी। तो वो आरटीआई के जवाब वहाँ से एएसआई के आए, जिसके अंदर वो बोलते रहे कि उनने खुद एक आरटीआई के मेरे जवाब में बोल रहे हैं कि परमारकालीन मंदिर है, इसके साक्ष्य हमारे पास हैं, लेकिन उनने बीजा मंडल मॉस्क लिख रखा है। तो फिर इतनी मूर्तियाँ निकली हैं। फिर इस तरह की कई सारी चीज़ें हम लोगों के पास दस्तावेज के रूप में इकट्ठी हुई। फिर उसके बाद भी वो अधूरे थे, तो फिर मैंने माननीय हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी को अप्रोच किया दिल्ली में। तो फिर मेरी उनसे बात चलना शुरू हुई। तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई कि इसको इस तरीके से लाओ, ये लाओ। तो उन लोगों ने भी रिसर्च करना शुरू करा, हम लोगों ने भी करा। मैंने उनको कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से भेजी, फिर उन लोगों ने करी। फिर कंटिन्यू मैं दिल्ली जाकर उनके ऑफिस मिलता रहा। तो ये कंटिन्यू 6 महीने लगातार चला। तो उसके बाद फिर 1 साल हो गया। फिर इस साल हम लोगों ने वापस एक बार प्रयास किया कि शायद कलेक्टर खोल दें। तो इस बार भी हम लोगों ने आंदोलन किया, इस बार हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद हम लोगों ने ये सारा का सारा वही डिमांड की कि ताला खोले। नागपंचमी के दिन भयानक बरसात हो गई, तो इस बार हमारे साथ बहुत लोग आने वाले थे और भीड़ भी होने वाली थी। बट कुछ लोग बरसात में उनके घर वगैरह का वो हो गया, तब भी हमारी संख्या बहुत थी। लेकिन हमने प्रशासन को सहयोग किया, क्योंकि प्रशासन पूरा वहाँ लग गया था। उनको लगा कि ताला टूटेगा, ये होगा। तो हम लोगों ने खुद फेसबुक पर भी लिखा, प्रशासन को भी ये भेजा कि हमारे विदिशा शहर के कई गरीब लोगों की बस्तियां डूब रही हैं, गांव डूब रहे हैं, और उसमें पुलिस की आवश्यकता है। तो हम ताला नहीं तोड़ेंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। हम लोग जाकर सिर्फ अपना मौन प्रदर्शन वहाँ पर करेंगे, आप लोग पुलिस को लोगों की मदद के लिए लगा दो। ये आप देखोगे मेरी फेसबुक पोस्ट पुरानी मिल जाएगी। ये मैंने टीआई सर सबको बोला, तो उन लोगों को एक आश्वासन मिला। उन लोगों ने भी फिर शहर में बेतवा के लिए जो पुलिस लगाई थी वो उधर भेज दी। हम लोग गए शाम को। तो हमने जैसा कि वादा किया था, एक मौन रूप से, मतलब मौन तो नहीं, नारे तो लगाए थे, लेकिन हमने ताला तोड़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि हम जानते थे शहर में आपदा की स्थिति है, हम भी कानून नहीं तोड़ना चाहते थे। तो हमने फिर वही विरोध किया ताले की पूजा का। शास्त्री जी भी इतनी बरसात में भी, वो बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति, शहर के लोग बोलने लगे ये भी नौटंकी करते हैं, आंदोलन करते हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कई सालों से हम देख रहे हैं ये सब हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो निराशा का एक माहौल लोगों में आ गया था। तो अब मेरी बात तो चूंकि वकीलों से चल रही थी बहुत साल दिनों से, तो क्या है, संभल के केस के समय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के केसेस पर रोक लगा दी थी। तो वो रोक अचानक से खुली, तो फिर हमारी बात हुई। तो हम लोगों ने इस पर अगस्त में, मेरा जन्मदिन था 20 अगस्त को, तो फॉर्चुनेटली देखो कैसे नियति वो करती है। एक तो नियति का ये देखो कि जिस परिवार से, मतलब दादाजी ने जो शुरू किया था, वही तीसरी पीढ़ी पर घूमकर वापस हमारे उसमें आ गया। जबकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कहाँ से मैं समाज सेवा में आया, कहाँ से राजनीति में आया, कहाँ से घूम के इस मंदिर पर आया, और एक टूरिज्म वाली न्यूज़ से आंदोलन शुरू हुआ और फिर उससे यहाँ तक पहुँच गया। और मेरे ही जन्मदिन के दिन पिटीशन दायर हुई 20 अगस्त को। तो हमने पिटीशन दायर की और हमने, मतलब माननीय हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी ने 119 पन्नों की पिटीशन बनाई, जिसमें सारे सबूत, आर्कियोलॉजिकल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, और वो सारी चीज़ें उसमें लिखी और कोर्ट के सामने वो एएसआई को पार्टी बनाते हुए दायर की। तो हम लोग शांत रहे, हमने मीडिया को नहीं बताया 1-1.5 महीना, क्योंकि क्या होता है कि कोर्ट में एक्सेप्ट जब कोर्ट कर ले तब बताना सही है। जैसे अभी खजुराहो वाली जो है वो उनने एक्सेप्ट ही नहीं की, विष्णु भगवान को और कुछ कुछ बोल दिया वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में।
तो हम लोगों का भी था कि शांत रहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, सितंबर के महीने में ये पिटीशन जो है कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली। तो एक्सेप्ट जब कर ली उसके बाद हमने मीडिया के सामने आकर और मीडिया को इसकी पूरी जानकारी दी विदिशा के अंदर कि हम लोग सिर्फ नाटक या राजनीति नहीं कर रहे थे, हम लोग जो है हमारा मतलब मोटिव है कि वो खुले। तो उसके बाद हमारी पिटीशन में डिमांड जो आपने पूछा क्या है, तो पहली डिमांड है कि जो बीजामंडल मॉस्क शब्द लिखा हुआ है वो मॉस्क शब्द को हटा के टेम्पल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर हजारों मूर्तियाँ हैं। तो बुत परस्ती तो इस्लाम में नहीं होती, तो ये बुत परस्ती वाली जगह पर वो नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, और नमाज 60 साल में हुई भी नहीं है। और उनका जो पुराना इतिहास है उसमें उन्हीं के लोगों ने लिखा है कि पहले मंदिर था। एएसआई ने खुद बोर्ड पर लिखा है मंदिर था। कनिंगम के अंग्रेजों के सारे दस्तावेज हमारे पास है कि मंदिर था, और मुस्लिमों का कोई ऐसा एतराज़ भी नहीं है। तो हम लोगों ने सीधा बोला है कि बीजामंडल मॉस्क शब्द से मॉस्क हटा के टेम्पल करो। दूसरी डिमांड हमने रखी है कि हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिले, पट खोलकर वहाँ की मूर्ति का। तो ये हमारी 2 डिमांड्स वहाँ पर अभी हैं और कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। उसकी हियरिंग होपफुली अक्टूबर लास्ट वीक में होगी, तो हम देखते हैं उसमें क्या आता है निकल कर। तो अभी हम कोर्ट चले गए हैं और लड़ाई फाइनली, मतलब आप सोचो कि 1000 साल पहले जो है 1196 में लगभग इल्तुतमिश ने इसे तोड़ा था। तो तब से हिंदू इस मंदिर की लड़ाई लड़ रहा है। मतलब आप यदि बावरी मस्जिद की भी बात करोगे ना, तो 1528 में मीर बाकी ने वो तोड़ी है। उसके 400 साल पहले से ये मंदिर, मतलब सॉरी बावरी मस्जिद की बात नहीं, राम मंदिर जो है वो मीर बाकी ने तोड़ा था। वहाँ पे बावरी मस्जिद खड़ी की थी, तो वो 1528 में है। लेकिन ये 1196 से टूट रहा था, 400 साल उसके पहले टूट चुका था। तो इतनी पुरानी हिंदुओं की लड़ाई 1682 से भी यदि मैं औरंगजेब ने जो तोप से उड़ाया वहां पर वो सब स्ट्रक्चर खड़ा किया, 350 साल की हिंदुओं की लड़ाई। आज़ादी के बाद से भी बात करूं तो लगभग 75-70 साल हो चुके हैं। तो तब से कोई कोर्ट केस नहीं हुआ था इसके बारे में। तो हम लोग हिंदू लड़ रहे थे, कई हिंदुओं के पहले जाने भी गए, कई जेल गए। तो अब फाइनली इसके ऊपर हम लोगों ने कोर्ट केस कर दिया है और आशा है कि कोर्ट हमारी हिंदुओं की बात सुनेगा, भावनाओं का आदर करेगा और हमारे फेवर में चीज़ें आएंगी। जो वकील हैं वो बेस्ट वकील हैं इस समय जो इस तरह के केसेस लड़ते हैं, और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, हमारी भावनाओं को एक्सेप्ट किया। होपफुली हम लोग ये केस जीतेंगे। अभी कौन से वकील लड़ रहे हैं इस केस? विष्णु शंकर जैन जी जो हैं वो इस केस को लड़ रहे हैं। वही संबल का और भोजशाला का भी देख रहे हैं, ज्ञानव्यापी का भी देख रहे हैं। हरिशंकर जैन जी जिन्होंने राम मंदिर के केस में भी एक वकील थे वो भी, तो वो खुद इसमें स्वयं पिटिशनर नंबर 1 है, पिटिशनर नंबर 2 मैं हूँ। तो इस तरीके से हम लोग इस पर पिटिशन लगाई है। अब देखते हैं कोर्ट का जो भी रिजल्ट आएगा। तो हम हार जीत के बारे में नहीं सोचते, हमें नहीं पता क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन हमारी तरफ से हमने 100% प्रयास किए हैं कि ये हो। स्थानीय लोगों में कितनी जागरूकता देखते हैं आप बीजामंडल या विजय मंदिर के बारे में? देखिए पुराने लोगों में तो बहुत जागरूकता थी, बट पिछले 30 सालों से चूंकि इस पर मामला ठंडे बस्तों में था 90s के बाद से, तो जो नया यंग जेंजी और ये सारे बच्चे हैं उन लोगों में थोड़ा कम इस मंदिर की जानकारी थी। लेकिन पिछली बार के आंदोलन के बाद से जो अखबारों में छपा, मीडिया में आया, उससे जानकारी हो गई। जो जागरूक जनता है विदिशा की, उन लोगों को पता है, उनको पता है विजय मंदिर क्या है, बट बहुत ज़्यादा डिटेलिंग उनको भी नहीं पता है कि कोर्ट केस है या नहीं है, या इसका मामला क्या था, नागपंचमी पर क्यों पूजा होती है, या मॉस्क लिखा हुआ है एएसआई ने क्यों लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होपफुली हमारी बात के बाद शायद सामने जाएंगी। तो वो चीज़ें अभी बहुत कम लोगों को पता है। जैसे अभी आपकी टीम इस जागरूकता को फैलाने की कोशिश कर रही है कि यूथ जुड़े इस मूवमेंट से? हमारी टीम कंटिन्यूअसली कर रही है। मैंने खुद ने इस पर 5 आर्टिकल्स लिखे हैं, पांचजन्य में भी छपा है, इंग्लिश में भी छपा है, हिंदी में भी छपे हैं। उसके अलावा यूट्यूब और कई सारी पॉडकास्ट और रील्स पर भी हम लोगों ने जागरूकता फैलाई है। हम लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी कैंपेन कंटिन्यू 1 साल से चला रखी है। हम लोग झांकी पंडालों में जाकर इसकी बात करते हैं। स्कूल्स जा रहे हैं इस समय बीजामंडल में, जो जाकर हेरिटेज वॉक करवा रहे हैं। कॉलेज के छात्र हमारे साथ कई सारे गए हैं जिन्होंने वहाँ पर बात की है। तो अभी ये मुद्दा सिर्फ विदिशा का मुद्दा नहीं, मध्य प्रदेश में कई लोग इसकी बात कर रहे हैं, देश में कई लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो होपफुली धीरे धीरे जनता जाने, क्योंकि उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जिसके बारे में मैंने कभी कहीं और बात नहीं की है, कि मैं आपको इस मंदिर के बारे में जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली कि विदिशा का इतिहास भी सामने आया, उज्जैन का इतिहास सामने आया, रायसेन का इतिहास। तो विदिशा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है।
तो विभिन्न दिशाएं जहां आकर मिलती थी वो विदिशा था, दशारण प्रदेश भी इसका नाम रहा, भेलसा भी रहा। तो ये काल गणना का बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र रहा है। भिल्ल स्वामिन भी शायद सूर्य मंदिर यहाँ इसीलिए बनाया गया क्योंकि क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। तो मैंने आपको बताया कि भिल्ल जो है वो गर्द भिल्ल जो है विक्रमादित्य के पिताजी भी थे। तो विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे जिनका नाम है वराह मिहिर। तो वराह मिहिर की ऑब्जर्वेटरी विदिशा हुआ करता था, ऐसा बताते हैं। तो उदयगिरी के ऊपर आपको उसके साक्ष्य भी मिलेंगे कि यहाँ से सूर्य को ऑब्जर्व करते थे और वहाँ से कालगणना होती थी, पंचांग बनते थे। उदयगिरी के अंदर युधिष्ठिर संवत के भी आपको वो मिलते हैं, मतलब शक संवत विक्रम संवत से पहले युधिष्ठिर संवत है, तो उसके भी साक्ष्य उदयगिरी में मिलते हैं। तो हेलियोडोरस पिलर का नाम भी आप देखोगे हीलियो, हीलियो मतलब ग्रीक में सन होता है, सन का पुत्र, तो वो यहाँ क्यों आया? तो आप सोचो ना क्यों आया। मेरा एक दोस्त है जिसने कुतुब मीनार पर रिसर्च किया है, उसका ये मानना है कि कुतुब मीनार भी वराह मिहिर की ऑब्जर्वेटरी थी। कुतुब मीनार आज भी इंद्रप्रस्थ में दिल्ली में जिस जगह पर है उस जगह का नाम मेहरावली, तो वो वराह मिहिर के नाम पर है। और उसके आसपास जो 27 मंदिर हैं वो असल में 27 नक्षत्र हैं। तो इंद्रप्रस्थ जो है, यदि आप टेक्निकली जाएंगे बहुत डिटेल में, तो आपको पता चलेगा एक ऐसे स्थान पर है जो चंद्र के बहुत करीब है। तो वहां से चंद्रमा की गणना होती थी। और कुतुब मीनार जो टिल्ट है ना, वो अर्थ के टिल्ट के हिसाब से ही मुड़ी हुई है, तो वो टेढ़ी हुई नहीं है, वो टेढ़ी बनाई गई है ताकि चंद्र गणना को प्रॉपर तरीके से किया जाए। तो वो मेरे एक दोस्त है अभिषेक सिंह, जिसकी किताब भी है, तो वो ऐसा बताते हैं कि वहां से चंद्र गणना होती थी और विदिशा से सूर्य गणना होती थी, क्योंकि विदिशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की सेंटर की ऐसी जगह पर है जहां से सूर्य की सबसे बेस्ट स्थिति ली जा सकती है। तो उदयगिरी हो, भिल्ल स्वामिन मंदिर हो, हेलियोडोरस पिलर हो, ये सब सूर्य गणना, पंचांग बनाने और ये बहुत इंपॉर्टेंट काल गणना के सेंटर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मुझे पता चली तो मुझे लगा ये तो मतलब सिर्फ कल्चरल और धार्मिक चीज़ें छोड़ दो, इसका एक साइंटिफिक एस्पेक्ट भी है। और भारत के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसके बारे में मोदी जी बात करते हैं, उसके लिए भी ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर योगिनियाँ मिलती हैं, 64 योगिनियों के सबसे ज़्यादा मंदिर आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, उड़ीसा, झारखंड, इनमें भी मिलते हैं। तो योगिनियों के मंदिर, जैसे कि 64 योगिनी का जो मंदिर है खजुराहो का, उसको देखकर हमारी पुरानी संसद बनी थी, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर भी योगिनियाँ मिलती हैं, चंडिका देवी, चर्चिका देवी, इन सब की वहाँ मूर्तियाँ। काफी आर्टिकल्स में हमने देखा कि बीजा मंडल को ही कहा गया कि इसी के प्रारूप के ऊपर संसद बनाया गया। हाँ, वो एक बात अभी चल रही है सब जगह पर। तो जो हमारे बीजा मंडल का अभी जो स्ट्रक्चर है उसको यदि आप देखेंगे तो उससे नई संसद जो है वो मैच करती है। अब ये भी हो सकता है कि वो, क्योंकि ये नागर शैली है, भूमिजा नागर शैली प्राचीन भारत की शिल्प शास्त्र की, तो उसी शैली पर संसद भी बनाया गया हो, उसी शैली पर ये भी हो। तो मैच करने में ये वाला मैच बिल्कुल करता है। राम मंदिर भी थोड़ा बहुत मैच करता है, हमने काफी आर्टिकल्स में देखा जिसका उल्लेख किया गया है। जी जी जी। तो अभी की संसद इससे मैच करती है और ये भूमिजा शैली जो है शिल्प शास्त्र की, वो शैली है। तो दोनों ही उस शैली में। अब मुझे ये नहीं पता कि अभी वाला इसको देखकर बनाया है या नहीं, लेकिन दोनों मैच करते हैं, तो वैसा है। तो उसके बाद क्या है कि योगिनियाँ यहाँ मिल रही हैं, सप्त मातृकाएं यहाँ मिल रही हैं। तो ये तंत्र का भी एक बहुत बड़ा स्थान रहा होगा, यहाँ पर तंत्र होता होगा, यहाँ पर कुछ सूर्य की उपासना होती होगी। सूर्य पर पहली किरण, ऐसा बताते हैं, आकर जो सूर्य की है वो भगवान पर पड़ती थी। तो कुछ ना कुछ शक्तियों का स्वरूप यहाँ पर रहा है। तो मुझे तो ऐसा भी लगता है, जो मेरा दोस्त भी रिलेट करता है, कि ग्रीक में भी सूर्य उपासना होती है। ग्रीक भी सूर्य की अग्नि की पूजा करते हैं। आप यदि देखोगे पीसा की मीनार के बारे में आपने सुना होगा, वो भी टेढ़ी है। तो मुझे लगता है कि आफ्टर अब्राहमिक रिलीजन जब वहाँ पर आए, उसके बाद वो सारा इतिहास उनका मिट गया, जिनको वो पैगन्स बोल रहे हैं, लेकिन वो भी उसी तरह से कालगणना करते थे। और ग्रीक्स यहाँ पर आकर यहाँ से सीख कर वहाँ गए हैं। और वहाँ से जो आया है हेलियोडोरस, तो वो हीलियो की जो बात हो रही है वहाँ पर, तो वो भी असल में सन की ही बात कर रहा है। और उसने विष्णु धर्म अपनाया है यहाँ पर आकर, उसका सबूत है हेलियोडोरस पिलर। तो विदिशा अपने आप में एक ऐसा स्थान है जिस पर पूरी स्टडी डीपली होनी चाहिए। तो ये ना सिर्फ विश्व के इतिहास को खोलेगा, ग्रीक भारत के संबंधों को खोलेगा, काल गणना को, पंचांग को, योगिनियों को, नक्षत्रों को, हमारे कैलेंडर सिस्टम को, उसके बाद हमारे धर्म को, सूर्य उपासना को। तो मेरा सिर्फ ये, मतलब लोगों को लगता है कि बीजा मंडल मॉस्क हटा दो, ये छोटा सा हमारा वो नहीं है। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि मॉस्क हट जाए, मतलब वो नाम, फिर उसके बाद बीजा मंडल स्थापित हो, फिर विजय मंदिर पूरा बने। और इसमें ना हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आएँ जो संस्कृत जानते हैं,
जो आर्कियोलॉजी जानते हैं, जो नॉन बायस्ड लोग हैं, तो वो लोग जिनने शास्त्र भी पढ़े हैं, जिन्हें इंग्लिश भी पढ़ी है, जिनने इतिहास भी पढ़ा है, और जो मॉडर्न टेक्निक से AI, मशीन लर्निंग और आर्कियोलॉजी की जानते हैं, वो लोग इसका उत्खनन करें और वो लोग इसके बारे में जाने, विदिशा के अलग चीज़ों के बारे में भी, और फिर एक नई चीज़, एक इतिहास जो यहाँ से निकलेगा, जैसे राखी गढ़ी में हुआ है, जैसे सिनौली में हुआ है, तो यहाँ पर उससे प्राचीन चीज़ें, आप सोचो रामायण, हम लोगों की जो हिंदुओं की एक मान्यता है, वो त्रेता युग में रामायण के उत्तर कांड में लिखा हुआ है कि शत्रुघाती, जो शत्रुघ्न के बेटे हैं, उनका राज है विदिशा। महाभारत में यहाँ पर रेफरेंसिंग है, भीम को बोलते हैं कि वो उदयगिरी की गुफा में आकर छुपे, पांडव की गुफाएं कहते हैं। हाँ, पांडव की गुफाएं कहते हैं। और वहीं पर युधिष्ठिर संवत के साक्ष्य भी दिखाई देते हैं, शंख लिपि दिखाई देती है, और फिर कालिदास वर्णित करता है। तो इतना प्राचीन शहर, अफसोस की बात है कि अब तक किसी ने सोचा क्यों नहीं। मतलब मैं एक अलग हटके राजनीति वगैरह सब चीज़ों से बात कर रहा हूँ, और मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, मैं भले ही बीजेपी में हूँ, युवा मोर्चा में हूँ, ठीक है, लेकिन मैं भाजपा कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि विदिशा के हिंदुओं के गौरव का प्रतीक है, मध्य प्रदेश के लोगों के गौरव का प्रतीक है, पूरे भारत के गौरव का प्रतीक है। एक विश्व का एक इम्पोर्टेंट इतिहास इस जगह से जुड़ा हुआ है, और हम चाहते हैं कि वो निकाला जाए। ये जो छोटी सी चीजें हैं कि मौसचा बटा दो, पूजा का अधिकार, ये इसके आगे बढ़कर हम और चीजें चाहते हैं कि यहाँ पर वो टेम्पल उसी शिल्प शास्त्र के अनुसार बने जैसा ये प्राचीन था, भूमिजा शैली में इसको डेवलप किया जाए। आप सोचो कि राम मंदिर में जब IIT के इतने इंपॉर्टेंट प्रोफेसर्स और सारे हमारे टेक्नोलॉजिस्ट लग गए, उन लोगों को भी राम जी के सर पर सूर्य तिलक करवाने के लिए कांच लगाना पड़ा, कांच से डिफ्लेक्ट कर 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 वो वहां पर आ रही, इतनी टेक्नोलॉजी का वो विकसित नहीं कर पाए। आप सोचो कैसे मंदिर रहे होंगे पुराने भारत में, जो डायरेक्ट सीधे सन की पहली रोशनी चरणों में पड़ रही है, कहीं पर उत्तरायण में इस साइड पड़ रही है, दक्षिणायन में इस साइड पड़ रही है, किसी में शिवलिंग पर ध्रुव तारे की सीधी रोशनी पड़ रही है, कहीं पर सूर्य के ऊपर सीधे आकर वो पड़ रही है रोशनी, कोणार्क में हवा में मूर्ति तैरती थी, सोमनाथ में हवा में मूर्ति तैरती थी। तो वो शिल्प शास्त्र, आज के सिविल इंजीनियर आप MIT के, हार्वर्ड के लेकर आ जाओ, यदि वो तैरा दें हवा में मूर्ति। तो ये सारी चीजें जब हमने पढ़ी तो और चीजें निकल कर आई। हम चाहते हैं उन पर काम हो, कोई काम करे और हमारे शहर का, देश का ये गौरव निकल कर आए। दिस इज व्हाट शुभम वर्मा इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। आप पिटीशन में भी देखोगे तो उसमें मेरा नाम 2nd नंबर पर है, 1st नंबर पर नहीं है। तो मेरे को अपने आप को वो नहीं करना है। हम बस युवाओं को जागरूक करना चाहते हैं कि हमारे बाद भी कोई रहे जो इन चीजों को जाने। वरना क्या है कि अभी टूरिज्म स्पॉट बन जाएगा, वहां पर सेल्फी लेकर लोग नाचेंगे, चिप्स खाएंगे, तो भूल जाएंगे कि क्या था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया Yeah. और विदिशा के इतिहास और संस्कृति से हमें रूबरू करा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा है आपके माध्यम से ये चीजें युवाओं तक जाएंगी और वो जानेंगे कि अपनी संस्कृति, असली इतिहास क्या है हमारा। जी, बहुत थैंक यू। तो ये थे आज के हमारे मेहमान डॉक्टर शुभम वर्मा, जिनसे मिलके हमने जाना कि इतिहास केवल अतीत को नहीं बताता है, केवल अतीत की कहानी नहीं बताता है, यह हमें वर्तमान और भविष्य की राह भी देता है। इनसे मिलके हमने जाना कि बीजा मंडल केवल विदिशा की पहचान नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत की ऐतिहासिक धरोहर और हमारी एकता का प्रतीक है। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस धरोहर को समझें, सहेजें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। तो आप देख रहे थे पीपल ऑफ विदिशा, क्योंकि अब छोटे शहरों की कहानियां केवल सुनी नहीं, महसूस भी की जाती हैं। फिर मिलेंगे पीपल ऑफ विदिशा के अगले एपिसोड में एक नए मेहमान, एक नए किरदार के साथ। सी यू, बाय बाय।